जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र। वेलकम टू द क्रिएट टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए फिजिकल एजुकेशन ट्रैक एंड फील्ड रनिंग इवेंट प्रोजेक्ट फाइल, जो बीपीएड के सेमेस्टर फर्स्ट में प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, और एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में कौन कौन से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते क्लास में आगे। सबसे पहले आ जाते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के एथलॉन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या स्पर्धा। एथलेटिक्स सबसे प्राचीन खेलों में से माना जाता है, जो मानव की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित होता है, जैसे चलना, कूदना, दौड़ना, फेंकना आदि। जैसे रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये इवेंट इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। खेल प्रतियोगिता की रोमांचकता के कारण आज विश्व भर में एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। और विश्व की प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई थी 776 ईसा पूर्व, यूनान, ओलंपिया, ग्रीस। जो पहला ओलंपिक खेल आयोजन किया गया था उसमें एथलेटिक्स का ही आयोजन किया गया था, तो वो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1912 में हुई थी, और भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 में हुई थी बेंगलोर में। और भारत में प्रथम प्रतियोगिता एथलेटिक्स की 1924 में हुई थी, जो दिल्ली में। 1912 में AAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन का गठन किया गया था 1912 में। और 1970 के दशक के अंत में इस नाम को एमेच्योर शब्द को हटा दिया गया था, और 2001 में बदलकर इसे IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया है। IAAF का मुख्यालय मोनाको है। IAAF के प्रथम अध्यक्ष सिगफ्रीड एक्सटेंस है। IFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना 1946 बेंगलोर में की गई थी। AFI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। AFI के अध्यक्ष प्रोफेसर GD सोंदी थे, जो प्रथम और वर्तमान के अध्यक्ष बहादुर सिंह सांगू। और ओलंपिक में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया था? 1896 में प्रथम ओलंपिक में इसे शामिल किया गया था, लेकिन वुमेन को पार्टिसिपेशन अभी भी नहीं था इसमें। वुमेन पार्टिसिपेशन 1900 में किया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक IOC की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। IOC के प्रथम अध्यक्ष पियरे डी कुबर्टीन। IOC के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बक। भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान अध्यक्ष है PT ऊषा, जिसे हम उड़ान परी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA स्थापना हुई थी 1927 में नई दिल्ली। और IOA के प्रमुख अध्यक्ष दोराबजी टाटा साहब। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था 1900 में, और ओलंपिक में भाग लिया था उसी टाइम महिलाओं ने भी भाग लिया था। एशियाई खेलों में एथलेटिक्स को शामिल किया गया था 1951 में। प्रथम बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये ओलंपिक के तर्ज पर एशिया में एशियन गेम का आयोजन किया गया था, जिसका पहला आयोजन इंडिया में किया गया था नई दिल्ली में। ओलंपिक की तर्ज पर
एशियन खेलों के प्रथम 1951 में आयोजक वर्ष था 4 मार्च से 11 मार्च 1951 में। आयोजक देश नई दिल्ली, भारत। भाग लेने वाले देश 11 देशों ने भाग लिया था एशिया के, और 6 खेलों में से 57 स्पर्धाएं थी, और भारत की पदक स्थिति प्रथम स्थान, 15 गोल्ड मेडल और टोटल 51। उद्घाटन करने वाले भारत के पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आयोजक समिति के अध्यक्ष गुरुदत्त संकालिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एथलेटिक्स, अब आते हैं, ये तो हो गया था हमारा इंट्रोडक्शन कि एथलेटिक्स क्या है, कब बनाए, इनके बारे में हमने नॉर्मल बातें की है कि थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिकल में लिखना चाहिए। क्या है कि इसके बारे में जो भी प्रैक्टिकल लेने आएगा उसको भी लगना चाहिए कि हाँ इसको एथलेटिक्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। तो सबसे पहले इसमें आती है रनिंग इवेंट। रनिंग इवेंट, एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 तरह की स्पर्धा होती है, ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक इवेंट में अपने अनुसार कम दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस रन, मीडियम डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस, एंड बाधा दौड़, हडल्स रेस हो जाएगी, रिले रेस हो जाएगी, मैराथन हो जाएगी, रेस वॉक हो जाएगी। ये आती है ट्रैक इवेंट के अकॉर्डिंग। रनिंग इवेंट में जैसे शॉर्ट डिस्टेंस में आता है 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर, एंड मिडिल डिस्टेंस में आ जाएगा 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर। लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाएगा 5000 मीटर और 10,000 मीटर। अडल्ट रेस में पुरुष वर्ग के लिए है 110 मीटर हडल्स और 400 मीटर हडल्स और स्टीपल चेस। इसमें स्टीपल चेस में टोटल 35 हडल्स होते हैं, 7 पानी वाले होते हैं, 28 विदाउट पानी वाले होते हैं, और महिलाओं के लिए 100 मीटर हडल्स, 400 मीटर हडल्स और स्टीपल चेस सेम। और रिले रेस 4x100 मीटर और 4x400 मीटर रिले, ये मैन एंड वुमेन की रहती है। और इसमें मिक्स रिले भी होती है, जिसमें मिक्स रिले होती है 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स मिलके करते हैं। मैराथन का डिस्टेंस होता है 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन, और फुल मैराथन 42 किलोमीटर, 0.192 किलोमीटर। रेस वॉकिंग 10 किलोमीटर जूनियर्स के लिए होती है, 20 किलोमीटर सीनियर्स के लिए। इन ऑल ओवर टूर्नामेंट में 20 किलोमीटर होती है पुरुष वर्ग के लिए, ओनली फॉर जूनियर के लिए 35 किलोमीटर कुछ ओलंपिक इवेंट में की जाती है, और 50 किलोमीटर अभी नहीं करवाते हैं, थोड़े कुछ दिन के लिए बंद कर दिया है। रनिंग इवेंट शॉर्ट डिस्टेंस, स्टैंडिंग स्टार्ट एंड क्राउच स्टार्ट। स्टैंडिंग राज में वे खिलाड़ी तकनीक है, मतलब एक तरह की तकनीक है जिसमें खिलाड़ी खड़े होकर दौड़ की शुरुआत करता है। नॉर्मल व्यक्ति खड़ा हो जाता है लाइन पे, कर्व पे, और अपने हाथों का मूवमेंट लेके और लाइन से पीछे, और जैसे ही ऑन योर मार्क और सेट या क्लैप या गो के साउंड पर आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये अधिकतर मिडिल स्टार्ट जैसे 1500 मीटर हो गया एंड 800 मीटर इनके लिए यूज होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में अधिकतर यही इस स्टैंडिंग स्टार्ट ही होता है, जैसे वॉकिंग हो गया, मैराथन में हो गया 5000 मीटर। यानी लॉन्ग डिस्टेंस में ऑल ओवर इवेंट स्टैंडिंग स्टार्ट से ही होते हैं। तकनीकी, इसमें तकनीक क्या होती है, रेडी, शरीर सीधा एक तरफ आगे झुका हुआ। तो ये तकनीक वगैरह भी कैसे कैसे वहाँ पे पूछ लेते हैं कि स्टैंडिंग स्टार्ट में कौन सी टेक्निक लग रही है, तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्टांस यानी खड़े होने की पोजीशन, स्टांस हो गया। सेट में क्या करना होता है, हल्का शरीर को आगे झुकाए, पीछे का पैर ताकत के साथ रखा जाता है सेट पे। तो गो पे तेज़ी से
आगे धक्का देकर शुरू करना, ऐसे कुछ बताते हैं। तो ये हो जाएगा अपना स्टैंडिंग स्टार्ट। क्रोच स्टार्ट के भी 3 प्रकार होते हैं, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, अलोंगेटेड स्टार्ट। तो इसमें 3 स्टार्ट आते हैं जो होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। बंच स्टार्ट, सामने वाला घुटना पैर पीछे वाला घुटना बहुत पास में होता है, यानी ये छोटी हाइट वाले के लिए किया जाता है। एक्सप्लोजिव स्टार्ट के लिए सबसे अच्छा होता है लाफ, तेज़ी बहुत रहती है, छोटी हाइट के खिलाड़ी के लिए होता है बंच स्टार्ट, जिसमें वो पावर के साथ स्टार्ट करता है। सेम मीडियम स्टार्ट में घुटने के बीच में लगभग 1 हाथ की दूरी होती है, संतुलित और स्पीड अच्छा बनाने के लिए, और सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है ये इवेंट में मीडियम स्टार्ट। अलोंगेटेड स्टार्ट, घुटनों के बीच की दूरी ज़्यादा लंबे पैर वाले एथलीट की होती है, यानी लंबे कद के एथलीट के लिए जिसकी हाइट लंबी है वो अलोंगेटेड स्टार्ट का यूज करते हैं अधिकतर। जैसे स्टार्टिंग ब्लॉक का सही उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे ब्लॉक की स्थिति होती है कि फ्रंट फुट आगे का ब्लॉक स्टार्टिंग लाइन से लगभग 1.5 से 2 फुट पीछे होना रखे, और बैक ब्लॉक फ्रंट ब्लॉक से लगभग 1 से 1.4 फुट पीछे रखें। ब्लॉक का सिंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जैसे आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं, आपने ब्लॉक को सेट कर दिया है, उसमें आपको देख लेना है कि आपके पैरों का डिस्टेंस, आप अगर नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बस जैसे क्रॉस एक पैर रख लीजिए और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग एक पैर की दूरी पर ब्लॉक को लगा सकते हैं। तो ये भी अधिकतर जो नए नए खिलाड़ी रहते हैं बिगनर, तो वो यही यूज करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक अपने गेम के लिए होते हैं वो प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं, प्रॉपर में उसके साथ लेते हैं कि कितनी दूरी पर क्या करना है। उनको आइडिया रहता है कि अपने इवेंट में कि कब कितना क्या दूरी पर लगाना रहता है, उसमें भी कुछ पॉइंट वगैरह लगे रहते हैं, तो उसी पे लगाते हैं सेंटीमीटर में कितने डिग्री पे अपने ब्लॉक को सेट करना है। और बॉडी पोजीशन रहती है इसमें ऑन योर मार्क, दोनों पैर ब्लॉक पर रखें और दोनों घुटने ज़मीन पर रखेंगे, यानी और दोनों हाथ स्टार्ट लाइन के पीछे रखें। हाथ की उंगलियों का शेष वी आकार का होना चाहिए और हाथों को अपने शोल्डर लेवल पर होना चाहिए। विजन शुड बी डाउनवर्ड, एल्गोस और ऑन योर मार्क बोलने पर ये काउंट बॉडी का पोजीशन हो जाती है। और सेट पे हिप को ऊपर उठाएं और ताकि तैयार हो जाए, और सिर नीचे रखें, क्या कि आपका शेप जो हिप से और गर्दन तक का रहता है वो एकदम बेंड नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। आपकी गर्दन नीचे रहनी चाहिए जिससे कि आपकी पोस्चर ठीक से बने और नज़रें ट्रैक पर और ट्रैक पर रहनी चाहिए, और शरीर का भार आगे की ओर रखें। और नेक्स्ट आता है गो, जिस पे क्लैप भी हो सकती है, और आजकल तो पिस्टन पे स्टार्ट होता है कि पिस्टन की आवाज़ पे आपको गो होना है, यानी जोरदार रनिंग स्टार्ट करनी है। दोनों पैरों से जोरदार धक्का लगाए और हाथों से तेज़ी से पीछे झटके और दौड़ स्टार्ट कर दे। स्टार्टिंग ब्लॉक के लाभ क्या होते हैं। तेज और एक्सप्लोसिव स्टार्ट प्रदान करते हैं, जिसमें ये फ़ायदा रहता है कि इससे स्टार्टिंग अच्छी मिल जाती है ब्लॉक से, और शरीर को आगे की ओर दिशा में बल देता है और सहायता देता है, मतलब आगे धकेलने में अपने शरीर को मदद करता है। बेहतर संतुलन, स्टार्ट लेने से अपना बेहतर संतुलन की स्थिति बनती है और ऊर्जा कम खपत होती है, पावर कम लगती है और स्टार्ट अच्छा मिल जाता है। रिएक्शन टाइम कम करने में मदद करता है। आगे आते हैं फिनिशिंग, इसमें भी फिनिशिंग टेक्निक होती है। रन, दौड़ते हुए फिनिश करना, जैसे आपने मैराथन लॉन्ग रेस के रनर अप रहते हैं वो नॉर्मल फिनिश करते हैं, जो ये दौड़ते हुए आते हैं वो फिनिश कर देते हैं। मैराथन रनर अधिकतर देखा होगा, वॉकिंग वाले देखे होंगे। लेकिन जो स्प्रिंटर रहते हैं वो
उनमें कुछ नया रहता है, जैसे शोल्डर फिनिश हो गया, चेस्ट फिनिश हो गया, एंड नॉर्मल भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर शोल्डर या चेस्ट फिनिश करते हैं। शोल्डर से क्या है कि सबसे एडवांटेज मिल जाता है कि शोल्डर, ज़रा सा भी शोल्डर आगे कर दिया तो वो फर्स्ट हो जाता है, ये फ़ायदा मिल जाता है शोल्डर फिनिश से। और चेस्ट फिनिश होता है, और लेकिन नॉर्मल फिनिश के लिए रन करते हुए आए खिलाड़ी और बिना उसे कर दिया, ये सुरक्षित होता है अधिकतर। आगे झुककर फिनिश करना, ये होता है कि चेस्ट फिनिश वगैरह में एथलीट छाती को आगे करना, जैसे चेस्ट फिनिश के बोलते हैं, आगे झुक के आना। कोई कोई का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो गिर भी जाता है, चेस्ट फिनिश ज़्यादा ही झुक जाता है फिनिश लाइन पे आने के बाद। इसका बहुत करीबों में, मतलब करीबी मुकाबला, जैसे 100 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, कुछ कुछ 800 मीटर में भी करीबी मामला रहता है, तो उसमें अधिकतर ये होता है चेस्ट फिनिश वगैरह। एंड शोल्डर फिनिश होता है आमतौर पर एक कंधा आगे कर देते हैं और जैसे 3 खिलाड़ी एक साथ फिनिश कर रहे हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी जो चतुर रहते हैं, पहले भी कई टूर्नामेंट खेल चुके होते हैं, तो उनको मालूम है कि अगर अपन अपना कंधा मूव आगे कर देंगे तो अपनी पोजीशन बन जाएगी, तो इसलिए वो शोल्डर फिनिश कर देते हैं। उसी टाइम इतनी रनिंग फिनिश करते टाइम इतना सोचना पड़ता है कि आपको किस टाइम पे कौन सी फिनिश करनी है, तो आपको ये आना चाहिए कि शोल्डर फिनिश हो गया, चेस्ट फिनिश हो गया, या नॉर्मल फिनिश करने के लिए। और कभी भी फिनिश करते टाइम ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक फिनिश लाइन पार ना, उससे पहले रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है, पीछे वाला अपनी स्पीड कब कितनी कर ले कोई पता नहीं रहता, इसलिए फिनिश लाइन से पहले रुकना नहीं चाहिए। ये एक मेरा सजेशन है। तो इसका लाभ ये होता है कि फिनिश लाइन पे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है चुस्ती फुर्ती एबिलिटी वगैरह के कारण। अब ग्राउंड की मार्किंग वगैरह देख लेते हैं कि ग्राउंड कैसे क्या बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्राउंड 2 तरह के होते हैं, कि एक तो प्रैक्टिस के लिए होता है जो 200 मीटर का खिलाड़ियों के लिए बना देते हैं, लेकिन एक ट्रैक बनाया जाता है मानक ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक बोलते हैं उसको, मानक ट्रैक हिंदी में, और स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है, 400 मीटर का होता है। और ट्रैक का आकार होता है अंडे के आकार के, और ट्रैक की दिशा होती है उत्तर साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में बना जाता है, कि किलो के अपोजिट दौड़ा जाता है। 400 मीटर ट्रैक जो टोटल लंबाई रहती है वो रहती है जो मैदान की जो मैदान रहता है, जैसे ये अब इस तरह से अपन ने बना दिया, ये मैदान है, इसके अंदर अपन को अब एक वो बनाना है, ये एक अंडे के आकार का है एक और इसमें ट्रैक बनाना रहेगा। जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये आपको इस जगह में आपको ट्रैक बनाना है। ट्रैक बनाने के बाद ये होती है टोटल डिस्टेंस 1.6.91 मीटर। तो ये होने के बाद में आपकी जो चौड़ाई होती है ये वाली, वो ये रहती है, ये होती है, क्योंकि 92.52 मीटर होती है चौड़ाई। अब इसी के अंदर इस जो पूरा मैदान दे दिया है अपन को, इसके अंदर अपन को स्ट्रेट मिलती है। जैसे ये अपना ग्राउंड है, ये कोई ये मान लो ये अपना ग्राउंड बन गया। अब ये हो गई अपना, ये हो गई स्ट्रेट, ये हो जाएगी अपनी 80.4 मीटर 39 मीटर की हो जाएगी। लेकिन साथ में ये तो स्ट्रेट हो जाएगी, जो स्प्रिंटर दौड़ता है वो वाली ये वाली, लेकिन अब होती है ये कर्व, और यही निकालना आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये 36.5 कैसे आती है, 36.5 किस तरह से लेके आते हैं, तो अब वही मैं आपको बताऊंगा कि 36 पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। क्योंकि आप आगे जाके ये क्वेश्चन करते हैं, जो वहाँ से आते हैं ना लोग, तो वो पूछते हैं कि 36
आप किस तरह से निकालेंगे, या 200 मीटर का ट्रैक आप किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए रेडियस निकालना सबसे ज़रूरी होता है। आप किसी भी ट्रैक को या ग्राउंड बनाने के लिए रेडियस निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको हम कर्व बोल रहे हैं यहाँ पे। और इसमें 2 कर्व और 2 रेडियस रहती है। इन दोनों की लंबाई जोड़कर लाइन के बीच की जो दूरी रहती है, जैसे ये 2 लाइन है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, लेकिन ये 2 लाइन के बीच की दूरी है वो होती है 1.22। इन दोनों के बीच की दूरी 1.22 होती है। और जो लाइन होती है ये वाली, ये लाइन, ये लाइन की मोटाई होती है, वो एक लाइन खींचती है, उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जैसे मैं आपको ये ट्रैक मैंने बनाया था, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको अकॉर्डिंग आप देख लेना थोड़ा। जैसे ये ट्रैक है, इसमें ये दोनों लाइनों के बीच में 1.22 मीटर की गैप है, और इस जगह से 1500 मीटर, इस जगह से 1500 मीटर स्टार्ट होता है, 3000 स्टार्ट होता है, एंड 5000 भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये होता है। और अधिकतर ऑल इवेंट जो फिनिश होते हैं वो सारे इवेंट इस लाइन पे फिनिश होते हैं। 400 मीटर स्टार्ट इस लाइन से होती है, एंड 400 मीटर हो गया, और 20 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, ये स्टार्ट इसी लाइन से होती है। तो इस लाइन का स्टार्ट माना जाता है। और जो ये फिनिश के बाद में 200 मीटर भी इस जगह से स्टार्ट होगी, 100 मीटर इस जगह से होगी, 100 मीटर। और इसी के अंदर 110 हडल्स जो आपने देखा होगा वो इस जगह से स्टार्ट होते हैं। 110 हडल्स वो आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैंने मेजर कर रखा है, लेकिन 110 हडल्स इस जगह से स्टार्ट होते हैं, जो ये निशान लगा रहा है 110 हडल्स। और ये लाइन होती है 100 मीटर, ये 100 मीटर के लिए होती है, ठीक है। और ये होता है अपना कर्व, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये होता है 36.5 मीटर। और ये स्ट्रेट होती है, ये होती है 44.39 मीटर। तो ये रहती है इसकी। तो अपन देखते हैं कि कर्व निकालना कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कर्व के लिए आपको इसी को खाली पेज तो नहीं है, बस मैं आपको इसी पर लिख के बताता हूँ कि आप नोट कर लेना, थोड़ा देख लेना। जैसे मैं आपको कुछ हल्के से वो कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। 2C प्लस 2 स्टेड बराबर 400 मीटर। तो ये हो जाएगा 400 मीटर। लेकिन अब हमें इसको निकालना है, तो इसके ये 2C तो ऐसा कैसे ही लगेगा। अब ये प्लस कर दो, नहीं आपको एक फ़ोटो दे देता हूँ, मैं एक फ़ोटो निकाल देता हूँ, उसके बाद में आपको, मेरे पास नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, एक फ़ोटो दे देता हूँ मैं। हाँ, तो इसमें नज़र आ रही होगी, जैसे ये एक ट्रैक होता है, ये एक ट्रैक बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। 2C यानी 2C तो हो जाएगा कर्व, और 2X हो जाएगा स्ट्रेट, और दो तो कर्व रहते हैं और 2 स्ट्रेट रहते हैं, और 400 मीटर रहता है। और 2C कर्व निकालने के लिए अपन को इसमें प्लस कर देना है कि 2 कर्व है। स्टैंडर्ड ट्रैक की अपन को मालूम ही है, तो 84 मीटर रहती है, 84.139 मीटर। 400 इसका डबल किया तो
2C प्लस 168.78 बराबर 400। लेकिन अब अपन इसको 2C को इधर ले आते हैं और 400 मीटर को इधर लाएंगे तो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 400 में से 168.78 को माइनस करेंगे तो 2C बराबर बच जाएगा अपना 131.22। अब इससे अपन निकालते हैं एक त्रिज्या निकालते हैं, एक 2C जिसको अपन निकालते हैं 2C बराबर 2πr। 2πr का सूत्र आपने सुना ही होगा कि 2 इंटू 22/7 एंड त्रिज्या r यानी त्रिज्या और 231.22 मीटर। तो अपन ने r को इधर कर दिया, 2 का 22 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए 44, लेकिन ये नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि r इधर आ गई तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा 131 के और 7 का इधर मल्टीप्लाई। जब इन सबको अपन सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के बाद में अपन को मिल जाएगी 36.80। लेकिन आप बोलोगे लगभग में है, लेकिन ये भी लेकिन ये अपनी त्रिज्या नहीं है। अपनी त्रिज्या होती है कि एक 36.5। लेकिन अब इसको निकालने के लिए अपन को एक स्टैंडर्ड ट्रैक लाइन होती है, ट्रैक लाइन में से 0.30 माइनस किया जाता है तो तब अपन को एक स्टैंडर्ड कर्व की मार्किंग मिल जाती है जो ये होती है। और अब ये मिल गई तो अब इससे तो अपन सारा ट्रैक बन जाता है। तो इस तरीके से ट्रैक बनाया जाता है। और अब देखते हैं अपन अपना आगे क्लास बढ़ाते हैं कि आपको ट्रैक बनाने की सारी कैलकुलेशन बता दी गई है, किस तरह से ट्रैक बनाते हैं। आगे चलते हैं। रूल का लाइन, अब इसमें रूल का भी है कि मार्किंग रूल हो गया, ऑफिशियल रूल हो गया। तो इसमें दूरी और लेन की रूल, 400 मीटर दौड़ स्टार्ट होती है तो सबसे पहले 400 मीटर दौड़ का प्रत्येक खिलाड़ी अपनी लाइन में दौड़ता है। अगर वो लाइन फाउल करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये फाउल माना जाता है। स्टार्ट फाउल यानी ऑन योर मार्क सेट, उसमें भी स्टार्ट में फाउल कर दिया तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कुछ मार्किंग रहती है, उन मार्किंग पे निशान रहते हैं। 100 मीटर सफ़ेद कलर से मार्क किया जाता है, 200 मीटर के लिए निशान पीली कलर का निशान होता है, यानी 400 मीटर हरी कलर की पट्टी बनी होती है। और जो रिले के लिए जोन होते हैं वो बनते हैं नीला रंग और नारंगी रंग से बनते हैं। और ऑफिसिटिंग के लिए अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं। रेफरी सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं, विवाद का निपटारा करते हैं, ये उनका काम रहता है। और स्टार्टर के लिए दौड़ प्रारंभ करता है और फॉल्स वगैरह स्टार्ट की निगरानी रखता है। स्टार्टर जो स्टार्ट करवाता है रनिंग, उसमें ये मतलब मुख्य रेफरीज बोल सकते हैं, अधिकारी ऑफिशियल्स रहते हैं, उनका नंबर 1 रहता है रेफरी, जो सभी नियमों को पालन और सुनिश्चित करता है। और सेकंड रहता है स्टार्ट करने वाला स्टार्टर, जो दौड़ को प्रारंभ करता है, फॉल वगैरह देखता है। जैसे किसी ने गलत फाउल कर दिया गन से पहले या लाइन कट ऐसा कुछ। स्टार्टर असिस्टेंट धावक को उनकी लेन पर सही तरीके से खड़ा है या बैठे हैं, किसी ने लाइन क्रॉस तो नहीं कर रही, एक फ्लैग रेड कलर का फ्लैग आप ऊपर करके और वाइट कलर का फ्लैग लाइन पे देख के उसको किया जाता है अप एंड डाउन, वो असिस्टेंट स्टार्टर के द्वारा किया जाता है। लेन जज होता है कि लेन जजेस के लिए देखता है कि कोई गलत लाइन में तो नहीं दौड़ रहा है, तो इसके लिए लेन जज होता है। फिनिश जज विजेता वगैरह 5 सेकंड के लिए फिनिश जज होता है। टाइम कीपर सभी प्रतियोगिता एथलीट के लिए टाइम नोट के लिए टाइम कीपर होता है। फील्ड जज फील्ड में इवेंट की निगरानी करता है कि लॉन्ग जंप, थ्रोइंग जंप जैसे कि सारे इवेंट व्यवस्थित चल रहे हैं, किसी को क्या ज़रूरत तो नहीं है, तो ये फील्ड के लिए जज होता है, इनकी जांच वगैरह करते हैं। मार्किंग ऑफिशियल्स ग्राउंड पर सटीक चिन्ह बनाने के लिए होता है। एंड
रिकॉर्डर परिणामों को दर्ज करना, रिकॉर्ड वगैरह भी रखा जाता है ना कि जैसे 5 सेकंड आ गए तो अब उनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि आगे उनको कुछ ज़रूरी होगी तो रिकॉर्डर भी रहेगा। अपील जज, अगर किसी खिलाड़ी ने बोल दिया कि मैं फर्स्ट हूँ या कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक निराकरण के लिए अपील जज भी रखा जाता है कि आप इनका और प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह के लिए इतने सारे ऑफिसर रखे जाते हैं। अब मार्किंग उपकरण में सबसे पहले आते हैं मेजरिंग टेप, जो आपसे पूछेंगे कैसे वहाँ से आएंगे कोई भी आपसे जब होगा आपका प्रैक्टिकल तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मार्किंग उपकरण क्या होता है। मेजरिंग टेप आपको 2-4 नाम गिनाने रहते हैं कम से कम, जैसे मार्किंग मेजरिंग टेप एक हो गया, चूना पाउडर हो गया, वाइट चूना पेंट जो भी होता है, और मार्किंग मशीन हो जाएगी या फिर कोन हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा, और कॉन्स वगैरह लाइन लाइन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा कि इनसे भी बन सकती है। हडल्स रेस में मेंस हडल्स इवेंट ये आपको बताना है क्योंकि ये इसमें है कि आपको हडल्स रेस कितने टाइप की होती है और हडल्स रेस की सारी जानकारी, क्योंकि हडल्स रेस इसमें पूछा गया है तो हडल्स रेस के बारे में सारी कैलकुलेशन वगैरह भी है कि कितने मीटर पे के हडल्स लगता है, कितनी दूरी पे लगता है, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। मेंस हडल्स के लिए 110 मीटर और 400 मीटर हडल्स, वुमेंस के लिए 100 मीटर हडल्स एंड 400 मीटर हडल्स होता है, और नंबर ऑफ हडल्स 10 होते हैं बोथ दोनों के लिए, दोनों मैन एंड वुमेन के लिए 10-10 हडल्स होते हैं, जिसमें आपको ये मेजरिंग बता रहा हूँ इसको आप याद कर लेना उस टाइम क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे 100 मीटर हडल्स में मेंस के लिए ऊंचाई कितनी होती है, वुमेन्स के लिए पहले मैंने वुमेन का लिखा है कि वुमेन के लिए हडल्स की ऊंचाई कितनी होती है 100 मीटर में, तो 0.84 मीटर ये आपसे पक्का पूछा जाता है। और पहला हडल्स स्टार्ट लाइन से रहता है 13 मीटर दूर, और जो मिडिल के हडल्स रहते हैं वो 8.50 मीटर पे होते हैं, और लास्ट का हडल्स रहता है वो एंड वाला फिनिशिंग लाइन से पहले वो 10 मीटर की दूरी पर रहता है। लेकिन इसमें वुमेन में तो ठीक है, लेकिन बॉयज़ में यानी पुरुष वर्ग में मैन में आपको 110 मीटर हडल्स 1.067 मीटर ऊंचाई होती है और 13.75 इसमें कैलकुलेशन याद करने के लिए ज़्यादा होती है मीटर में, क्योंकि ये याद रखना ही रहेगा। जैसे स्टार्टिंग पहला ये हडल्स रहता है 13.75 मीटर, और जो मिडिल के हडल्स रहते हैं 9.14 मीटर के, और लास्ट वाला अडल्ट रहता है 14.02 मीटर, और 400 मीटर वुमेन के लिए होता है 0.762 मीटर, और जो उसकी स्टार्टिंग लाइन से डिस्टेंस दूरी होती है 45 मीटर वुमेन के लिए, और मिडिल में होते हैं जो मिडिल के बीच के अडल्ट रहते हैं वो रहते हैं 35 मीटर की दूरी पर, और जो एंड फिनिश लाइन से पहले का अडल्ट होता है वो होता है 40 मीटर की दूरी पर। और 400 मीटर मेन के लिए आ जाइए आप 0.914 मीटर ऊंचाई रहती है इसकी, और पहला अडल्ट रहता है 45 मीटर की दूरी पर, और 35 मीटर के मिडिल अडल्ट रहते हैं 40 मीटर, यानी मैन एंड वुमेन ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि ये याद करने के लिए 400 मीटर वुमेन्स अडल्ट और मैन रिजर्व, इसमें सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन याद करना है ऊंचाई, और आपको ये वाली तो दोनों में ही सेम है, ये सब में सेम है, तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आपका डिस्टेंस इसमें याद करने के लिए कम हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको पक्का ही पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने भी इसमें मेरे से भी इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, आपको अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं क्योंकि मेजरिंग और कोई सा इवेंट रहता नहीं है इसमें। हाँ, स्टीपल चेस, स्टीपल चेस में स्टीपल चेस एथलेटिक्स की एक लंबी दूरी की बाधाओं में से काउंट की जाती है, लेकिन इसमें हडल्स होते हैं और पानी वाला भी हडल्स होता है,
तो इसमें 35 मतलब 30-35 अडल्ट होते हैं, जिसमें से 28 अडल्ट नॉर्मल होते हैं और 7 पानी वाटर वाले अडल्ट होते हैं। जो इसमें ये देखो 35 अडल्ट हो गए एंड 28 नॉर्मल हो गए और 7 पानी वाले अडल्ट हो गए। तो ये इस तरीके से हैं। एंड प्रत्येक लेफ्ट में एक पानी वाला है, यानी एक बार आप जे ग्राउंड है इसमें इस जगह पे रहता है ये पानी वाला गड्ढा। आपको यहाँ से ये कर्व बनता है और इसके राउंड लगाने रहते हैं, 7 राउंड और कुछ लगाने रहते हैं। तो एक राउंड प्लेस करेगा तो हर राउंड में ये आपको मिलेगा। एक राउंड में आपको जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका तो ये जाएगा और ये आएगा, तो ये हर एक राउंड में एक कडल पानी वाला मिलेगा। एंड अदर ये रहते हैं, ये अडल्ट की वो है, जैसे आपको देख रहे होंगे ये अडल्ट बनते हैं। एंड अडल्ट की हाइट वगैरह कितनी रहती है मेंस के लिए एंड वुमेंस के लिए? जैसे पुरुष में रहती है 91.4 सेंटीमीटर में और महिलाओं की रहती है 76.2 सेंटीमीटर ऊंचाई स्टीपल चेस्ट में हाइट। और वाटर जंप में जो हाइट रहती है वाटर जंप के हर्डल्स की वो 3.6 मीटर होती है और 70 सेंटीमीटर गहरे पानी में कूदा जाता है। 70 सेंटीमीटर गहरा पानी का गड्ढा होता है और उसका हर्डल्स की ऊंचाई होती है 3.66 मीटर होती है। रिले रेस फंडामेंटल स्किल, मतलब रिले की भी उसमें स्पेशल पूछा गया है कि रिले की फंडामेंटल स्किल। मैंने इसको स्पेशल बनाया गया था क्योंकि ये रिले की फंडामेंटल स्किल पूछी गई है, क्योंकि मुझे बताया था कि जो रिलेटेड है उसी को आप करना तैयार। बाकी नेक्स्ट आपका और आएगा, जैसे अगला आएगा आपका जंपिंग इवेंट का। इसमें सिर्फ रनिंग इवेंट है, तो सारी रनिंग इवेंट पे आप फोकस कीजिए, ये आपका बेस्ट रहेगा। रनिंग इवेंट में जहाँ वेटन एक्सचेंज जोन रहता है उसका विवरण रिले रेस में 4x100 मीटर और 4x400 मीटर में प्रयोग किया जाता है। रिले रेस का एक्सचेंज जोन वेटन एक्सचेंज जोन में विजुअल एक्सरसाइज किया जाता है। आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ दृश्य नाम, ये तो नॉर्मल आप बाद में भी लिख सकते हो, जैसे आप देख रहे हो मैं इतने स्लो चला रहा हूँ। ऊपर की इसमें कुछ है नहीं। और एथलीट को मैं आपको बताता हूँ कि एक्सचेंज जोन किस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है। मेन इसमें यही होता है कि कितने मीटर पर और कब किया जाता है। धक्का पास पुश करना, जैसे 4x400 मीटर और इसका प्रयोग किया जाता है। पिछले एथलीट बैटन को सीधे अगले एथलीट को हाथ में देना चाहिए। धक्का देकर देता है तो जो पीछे की ओर है उसको खड़ा हो जाना चाहिए। और इसमें एक बात याद रखना, इसमें अल्टरनेट चलता है, जैसे राइट लेफ्ट अल्टरनेट हाथ से देंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। तो ये भी होता है। और एक्सेलेरेशन जोन में 20 मीटर का कुछ ऐसा रहता है कि जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रैक है, इसमें आपको जे एक्सचेंज जोन है 4x400 मीटर, तो ये 20 मीटर के अंदर होता है। उनको 20 मीटर रहती है जगह, उस 20 मीटर के अंदर रहता है। यहाँ खिलाड़ी खड़ा रहता है, यहाँ से खिलाड़ी दौड़ के आता है तो वो इसके और इस दोनों के बीच में ही एक्सचेंज कर सकता है। तो ये बात याद रखना कि 20 मीटर के अंदर रहता है वो एक्सचेंज जोन। रिले जोन जो होता है वो 20 मीटर लंबा होता है, जो अभी आपको बताया कि एक्सचेंज जोन 20 मीटर का होता है। अगर आपको ये लिखना है तो ये अच्छे से लिख के ले जाना, मेरा तो ये थोड़ी राइटिंग का इशू था। तो और इसके नियम मतलब बैटन का आकार आदान प्रदान केवल 20 मीटर सेट में ही किया जाता है। अगर आपने इस नियमों का फॉलो किया तो आपकी टीम को बाहर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई। अगर बैटर इस जोन से
बाहर गया या तो आप डिस्क्वालीफाई हो, या बेटन गिर गया उसके बाद में आप बाहर जाके दे रहे हो तो वो भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, या पहले दे रहे हो तो वो भी डिस्क्वालीफाई जाना जाएगा। 4x100 मीटर में 3 फिरते लेन में दौड़ती है एंड 20 मीटर का रहता है, और 10 मीटर का एक्सीलरेशन जोन रहता है कि 10 मीटर एक्सीलरेशन के लिए रहता है। और इसमें 3 राउंड होते हैं, लेकिन ये लाइन में नहीं दौड़ा। पहला राउंड जैसे ये आपको बताता हूँ कि 4x400 में ये ग्राउंड है, यहाँ से रेस स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से जो 400 मीटर जैसे स्टार्ट होती है वैसे ही स्टार्ट होगी, ये ग्राउंड है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद खिलाड़ी यहाँ से एक पॉइंट ये रहता है, यहाँ से एक राउंड पूरा करने के बाद ये नेक्स्ट बंदा इसको दे देगा बैटन, तो ये बंदा भी अपनी अपनी लाइन में जाएगा। यहाँ से ये फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं इस जगह से, यानी इस जगह से ये फर्स्ट लाइन में आ सकते हैं। अगर इससे पहले इनने लाइन चेंज किया तो ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें ये याद रखना 4x400 में ये होता है कि एक राउंड पूरा खिलाड़ी को अपनी लाइन में दौड़ा जाता है। उसके बाद में जो एक खिलाड़ी रहता है वो 100 मीटर अपनी लाइन में दौड़ेगा। उसके बाद में जो 100 मीटर का पहली लाइन रहती है उसके बाद से एक्सीलरेशन जोन से वो अपनी लाइन फर्स्ट लाइन में आ सकता है। तो ये था बैटन चेंज करने का, और एक्स्ट्रा जोन वगैरह ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हो। बैटन जोन में सफ़ेद रेखा रेखा ये आपको सब बता दिया है पहले। रिले रेस में ऑफिशिएटिंग कैसे होती है? जैसे एक रेफरी होता है, रेफरी ने पूरे आयोजन का होता है। स्टार्टर रेस की स्टार्टिंग पिस्टल या सटीक उससे होती है, ये भी आपको बता दिए गए। बैटन एक्सीलरेशन जज होता है कि सही जोन में जज रहता है, वो चेक करता है कि बैटन को सही लाइन के डिस्टेंस में चेंज किया है नहीं किया। अगर नहीं किया है तो डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसकी जांच, लाइन की जांच ऐसे रेफरी रहता है, लाइन की जांच करता है कि सारे खिलाड़ी अपनी लाइन में दौड़ रहे हैं, किसी एथलीट ने फाउल नहीं किया है, इस बारे में लाइन जज रहता है। और टाइम कीपर रहता है। प्रत्येक खिलाड़ी की जैसे अपनी अपनी टीम रहती है, उसमें टीम गेम हो जाता है ये, तो उसकी भी टाइमिंग वगैरह नोट किया जाता है और रिकॉर्ड रखा जाता है। ये होता है लाइन जज होता है, वो एथलीट की निर्धारित लाइन में दौड़ाना वगैरह। डिस्क्वालिफिकेशन का कारण मतलब बैटन एक्सचेंज जोन बाहर पास करना हो गया, बैटन गिराना या उठाना ये भी फाउल माना जाता है। गलत लेन में दौड़ना, धक्का देना, किसी में धक्का दे दिया, बाधा डालना, ये भी डिस्क्वालीफाई का कारण हो सकता है। बैटन के बिना फिनिश लाइन, जैसे किसी को बैटन ही नहीं मिला और वो आगे चल रहा है, गलती हो जाती है किसी से भी, और वो सोचा कि मैं तो फर्स्ट आ जाऊंगा, बैटन बाद में आ जाएगा, तो ये भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद।